सीरीज चल रहा है उसका चौथा भाग हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि कानून के समक्ष समता का क्या अर्थ है। कानून के समक्ष समता का क्या अर्थ है। कानून के समक्ष समता का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान विधिक व्यवहार करना। यानी कि यदि एक ही तरह का कंडीशन हो और किसी ने एक ही तरह का कोई जुर्म किया हो या कोई ऐसे कृत्य किए हो तो वो कानून जो है उनको एक समान ट्रीट करेगा। किसी के साथ कानून के समक्ष भेदभाव नहीं होगा अगर एक सी परिस्थितियां तैयार होती है तो कानून के समक्ष समता का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान विधिक व्यवहार किया जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की अध्यक्षता में यानी देखरेख में काम करता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष की देखरेख में कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की गई कही जाती है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की गई कही जाती है। तो राष्ट्रपति के नाम से। भारत सरकार के जितने भी एग्जीक्यूशन होते हैं कार्य के वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष व राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष व राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। देखिए लोकसभा जो कि निम्न सदन है तो इसके लिए 25 वर्ष याद रखिएगा। देखिए लोकसभा क्या है निचला सदन है यानी निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन है ऊपरी सदन है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि निम्न यानी कि निचली सदन के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए। यानी सांसद बनने के लिए आपको जो लोकसभा सांसद है वो बनने के लिए 25 वर्ष का आयु चाहिए और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आप याद रख सकते हैं उच्च सदन के लिए 30 वर्ष निम्न सदन के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए इसका चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। फिर से याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ 1978 में हुआ था के द्वारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त किस शब्द के बदले सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में जोड़ा गया। देखिए ध्यान रखिए ये प्रश्न कहता क्या है। ये प्रश्न कह रहा है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उस देखिए राष्ट्रपति को आपातकालीन की शक्तियां दी गई है। तो आपको पता है कि हमने बताया था पिछले वीडियोज में कि 3 जो आर्टिकल हैं 352 356 और 360 इसके तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी इंपोज करते हैं। तो आपको मैंने पहले 352 में बताया था कि इसी के तहत नेशनल इमरजेंसी होती है राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें क्या होता है कि अगर कोई विदेशी मुल्क का आक्रमण हो गया या देश में इतना बहुत ही गंभीर कोई विद्रोह हो गया तो देखिए शुरुआत में जो था ठीक है वो आंतरिक अशांति के नाम पर भी आप इमरजेंसी लगा सकते थे। राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते थे किसके नाम पर आंतरिक अशांति के नाम पर भी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। यानी कि शुरुआत में संविधान में आंतरिक अशांति के तहत 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते थे। लेकिन देखा गया कि अरे आंतरिक अशांति के नाम पे ही केवल ये उचित नहीं होगा कि आपातकाल लगा दिया जाए। उसमें उस शब्द को रिप्लेस किया गया सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। यदि देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह हो तब फिर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते हैं। केवल अशांति की स्थिति में इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। तो इस शब्द को रिप्लेस कब किया गया था तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को यानी आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके बदले में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। यानी कि अब कोई हथियारबंद विद्रोह बहुत बड़ा होता है तब जाके देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था। तो संविधान निर्मात्री सभा ने। देखिए संविधान सभा जिस पर संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी उसने अंतरिम सरकार का गठन किया था। क्यों क्योंकि संविधान जब तक कंप्लीट बनेगा नहीं तब तक तो फिर चुनाव होंगे नहीं। तो जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक देश का कार्यभार कौन संभालेगा। तो संविधान सभा ने उसको अपने हाथ में ही रखा था
उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ही ये हुआ था। और इसमें जो प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो संविधान निर्मात्री सभा ने ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया था। संविधान निर्मात्री सभा ने ही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया था। आइए बढ़ते हैं कि वित्त आयोग की परिकल्पना संविधान के किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन, इसका काम है केंद्र व राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करने का लिए एक मतलब सिस्टम तैयार करना कि किस तरह से केंद्र व राज्य के बीच पैसे का बंटवारा होगा। जो भी टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा आया है उसका बंटवारा न्याययुक्त तरीके से कैसे हो, इसके लिए वित्त आयोग अपनी अनुशंसा करता है। और ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक ये आयोग है। तो वित्त आयोग की परिकल्पना संविधान के अनुच्छेद 280 में है। याद रखें वित्त आयोग 280 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार सन्निहित है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 में आता है। आर्टिकल 14 से 18 में आता है भाग 3 में। भाग 3 में 14 से 18 के बीच जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें समानता का अधिकार आता है। देखिए हमारे मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर से बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को अब केवल कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है, वो मौलिक अधिकार में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किनको देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति यदि त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये जैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं तो उसकी सूचना वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद ग्रहण कर सकता है। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता इनको माना जाता है। ये किसी भी कोर्ट में उपस्थित होकर अपना वक्तव्य रख सकते हैं और उसकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये इनको एक विशेषाधिकार वीटो पावर कह सकते हैं। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी, सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। और अटॉर्नी जनरल इनको अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में महान्यायवादी। और ये कब तक पद ग्रहण कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए प्रसाद पर्यंत शब्द जब भी आए इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इनको अपने पद पर रख सकते हैं। इसके लिए कोई उनको बाध्यता नहीं है कि नहीं 5 साल ही रहेंगे, 6 साल ही रहेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का अर्थ है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री से किस राष्ट्रपति का विवाद चला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाद हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री से चला था। इस बिल में हिंदू जो कोड बिल था, इसमें था क्या कि नेहरू जो थे वो थोड़ी सी प्रगतिवादी सोच के थे और वो धर्म को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन वो प्रगतिवादिता को ज्यादा तरजीह देते थे। वही राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि आपने जो ये बिल लाया है इस पर पहले आम सहमति पूरे देश में बनाई जानी चाहिए। ठीक है, हिंदुओं के लिए जो आप कोड बिल ला रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। मतलब विवाद क्या, वो वैचारिक विवाद थे। ठीक है, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने पत्र भी लिखा, लेकिन उसको फिर पटेल जी ने अपने जेब में रख लिया था और वो उन्होंने इसमें नेहरू जी को बताया था कि अलोकतांत्रिक तरीका आप अपना रहे हैं इस बिल को लेकर। तो ये दोनों में हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर ही प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रपति जी का विवाद चला था। क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। तो नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद कैबिनेट की सलाह के विपरीत कार्य नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसमें इतने अमेंडमेंट हुए थे, इतने संशोधन हुए थे कि इसको मिनी संविधान का दर्जा भी दिया गया था। तो ये संविधान संशोधन किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। तो यह संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने पद पर आसीन रहते हुए हुई है। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने पद पर आसीन रहते हुए हुई है, यानी कि वो पद पर थे ही और उनकी मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन,
व फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी मृत्यु वो पद पर थे तभी हो गई। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, उसमें सदस्य, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा व लोकसभा दोनों के सदस्य का चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसी बात नहीं, राष्ट्रपति में विधान सभा के भी सदस्य उसमें भाग लेते हैं, विधानसभा के भी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। यही एक अंतर है, उपराष्ट्रपति में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति में संसद सदस्य के अलावा विधानसभा के भी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। आगे बढ़े। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया? फिर से प्रश्न को दोहराता हूं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देशी जो राजा हुआ करते थे उनके प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। ठीक है, सबसे पहले आइए कि प्रीवी पर्स को समझते हैं। कि देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो उसमें बहुत सारी देशी रियासतें थी, पूर्व के राजा थे जिन्होंने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया था। तो इसके एवज में उन्हें एक विशेष धनराशि पूरे जीवन भर जीवन यापन के लिए मिलनी थी। जैसे क्योंकि उनका राज्य जो था भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया था, तो उनको एक विशेष धनराशि आजीवन उनको मिलना था जो कि तय हुआ था। तो यही जो विशेष धनराशि है वो क्या, जो राजभत्ता, विशेष कोष कहिए, ये इसी को प्रीवी पर्स कहा जाता था, जो धनराशि उनको जीवन यापन के लिए भारत सरकार की तरफ से आजीवन उन सारे राजाओं को मिलना था। अरे 590-92 के आसपास देशी रियासतें थी, उन सबको ये मिलना था। तो जब आगे बढ़ा, ठीक है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो नवजात देश के लिए जो आज़ाद हुआ है, इसमें बहुत सारा काम किया जाना है, बहुत सारे पैसे की जरूरत है इसके विकास के लिए। तो ये उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ है ये पैसा। तो उन्होंने क्या किया कि 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाकर इस प्रीवी पर्स को और विशेषाधिकार को उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया था कि नहीं, अब हम विशेष भत्ता देने लायक नहीं है, हमको और भी बहुत सारे जरूरी काम है। अगला प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर है? नहीं। राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पर इम्पोज होता है, जैसे 356 के तहत, राज्यों में 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया जाता है कि अगर लगे कि राज्य में नहीं, संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल सरकारें नहीं चल रही हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो लेकिन ये जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत से बाहर नहीं है। उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि नहीं, आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है तो इसकी अगर वजह पूछी जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब देना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर सकता है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाना यहाँ पर उचित था या नहीं था। तो राष्ट्रपति शासन इम्पोज करना न्यायिक पुनरावलोकन के बाहर नहीं है, इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आगे बढ़े। राज्यसभा कितने दिनों तक किसी वित्त विधेयक को रोक सकती है? तो केवल 14 दिन तक ही राज्यसभा जो है किसी वित्त विधेयक को रोक सकती है। कि वित्त विधेयक को रोकना कहीं से भी ये नहीं होता है, क्योंकि उससे बहुत सारे काम रुक जाते हैं और इमरजेंसी की स्थिति में काफी हलचल पैदा हो सकती है, इसलिए इसके लिए सख्त कानून बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति जो है उनको कैबिनेट द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि आप लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये हमको सूचना दीजिए। तो ये अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति जी को पावर है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, उनको कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन सी ऐसी विधि है, तरीका है जिससे उनको अपने पद से हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के साधारण बहुमत के प्रस्ताव से जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे, यानी कि राज्यसभा में उनका लिए आएगा उनको हटाने के लिए और साधारण बहुमत भी हो, लेकिन लोकसभा उसकी अनुमति उस बिल को लाने के लिए हो या उस मतलब प्रसंग को लाने के लिए अनुमति दे लोकसभा कि हाँ इनको हटाने के लिए प्रोसीडिंग अब आगे चलाई जा सकती है। तो राज्यसभा में साधारण बहुमत से इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे दे।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 245 से 263 तक 19 अनुच्छेदों में किसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 245 से 263 तक 19 अनुच्छेदों में किसकी जानकारी दी गई है। सॉरी, ये भाग 2 नहीं है, भाग 11, चूंकि इतना आगे आर्टिकल है तो भाग 2 तो हो ही नहीं सकता है। ये भाग 11 है, याद रखिएगा, भाग 11 है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक 19 अनुच्छेदों में केंद्र राज्य संबंधों की जानकारी दी गई है। केंद्र राज्य संबंधों की जानकारी दी गई है। यानी भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक जो 19 अनुच्छेद हैं उसमें केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि विधायिका के अधिनियम तथा कार्यपालिका के कृत्यों का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको प्राप्त है। तो विधायिका जो कानून, अधिनियम का अर्थ है यहाँ पर जो भी कानून बनाती है विधायिका, विधायिका मतलब संसद है या यहाँ विधान मंडल है, वो कानून बनाती है, वो विधायिका कहलाती है। और कार्यपालिका जो उस कार्य को एग्जीक्यूट करती है। इन दोनों के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलके विधायिका जो नियम बनाती है और कार्यपालिका जो कार्य करती है, उन दोनों का न्यायिक पुनरावलोकन वो कर सकती है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको खारिज भी कर सकती है कानून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1956 ईस्वी में यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। देखिए 53 में ये बना था, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था कि इतने राज्य थे, देशी रियासतें थी, ठीक है, तो उन सबको मिलाकर पुनर्गठन करना था, तो उसके लिए एक मेथड तैयार किया जाना था। ठीक है, तो उसके लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बना था और ये बिल जो है 1956 में पास हुआ। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे अधिक किससे मिलती जुलती है। यानी कि भारत का के जो राष्ट्रपति का पद है वो सिमिलर बहुत ज्यादा किसके करीब माना जाएगा। तो ब्रिटेन की महारानी से, ब्रिटेन की महारानी से, यानी कि जो स्थिति हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति जी की है वही स्थिति मानी जाती है लगभग ब्रिटेन की महारानी की, क्योंकि संसद अपना पूरा पावर में होती है, लेकिन सारा काम जो होता है वो राष्ट्रपति जी के नाम से ही किए जाते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका भरा जाना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति जी का पद किसी वजह से खाली हो जाता है सडन, तो 6 माह के अंदर हर हाल में उस पद को भरा जाना चाहिए। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। देखिए संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि संसद हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च है। संसद क्या है, सर्वोच्च है, और कैबिनेट जो है उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति आगे बढ़ते हैं, कोई कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है और लोकतंत्र का ये बहुत बड़ी विशेषता है, संसदीय कार्य प्रणाली। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो कैबिनेट होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, तो लोकसभा के प्रति ही मंत्रिपरिषद क्या होती है, उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री कब मतदान करने का पात्र नहीं होता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने लायक है, डीप है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री कब मतदान करने का पात्र नहीं होता। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लोकसभा सदस्य, जिसको सांसद कह सकते हैं आप, लोकसभा सांसद, लोकसभा सदस्य हो गए। फिर राज्यसभा सदस्य हो गए, और एक राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, विधानसभा के सदस्य, ये तीनों भाग लेते हैं किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में। फिर से सुन लीजिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो राज्यों में विधान मंडल होता है। विधान मंडल में भी ध्यान रखिए 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कहीं कहीं विधान परिषद भी है, 6 राज्यों में है। तो विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं है, वो वोटिंग नहीं करते हैं। तो अब याद रखिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो भी बन सकते हैं जो विधान परिषद के सदस्य हों। जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी फिलहाल नीतीश कुमार जी है, तो वो चुनाव फिलहाल नहीं लड़ते हैं और विधान परिषद से वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। तो
किस कंडीशन में मुख्यमंत्री मतदान नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? ये जब वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यानी कि उच्च सदन फिर वही विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है, और विधानसभा क्या है, निम्न सदन है। तो जब उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का यदि मुख्यमंत्री सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि वो विधानसभा के सदस्य होते, चुन के जाते डायरेक्ट जनता से, तब वो आराम से मतदान कर सकते थे। तो यह प्रश्न का नेचर समझ लीजिएगा कि जब वह राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य होंगे तब वह मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस संविधान, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत जो मतदाता वोटर है उसका जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष था पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष। अब हम लोग 18 वर्ष में ही मतदान करने के योग्य हो जाते हैं। यदि हमारा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है तो हम मतदान करते हैं 18 वर्ष की आयु से ही। ठीक है, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष हो गया। तो ये अमेंडमेंट किया गया था 61वां संशोधन 1989 1989 में 61वें संशोधन के द्वारा मतदान करने की जो उम्र है, ठीक है, वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस पाठ का जो अंतिम प्रश्न है कि वो है कि राज्यों के पुनर्गठन के विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडल को उनके विचार के लिए भेजा जाता है। यह प्रक्रिया किस स्तर पर अपनाई जाती है? देखिए, इस प्रश्न का अर्थ ये है, इस प्रश्न का अर्थ है कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, जैसे कि अगर कोई नया राज्य बनाना है, जैसे बिहार से झारखंड का बटना है, तो इसके लिए एक प्रक्रिया है कि पहले संसद में बिल पास होगा, उसके बाद उस जिस राज्य का से हटना है किसी राज्य को, तो उस राज्य के विधानमंडल में भेजा जाता है उसको। ठीक है, फिर वो अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ा के देती है। ठीक है, तो ये कब किया जाएगा कि राज्यों के पुनर्गठन जो बिल आता है वह संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनके विचार के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया कब की जाएगी? तो यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के सिफारिश के पूर्व होगा। देखिए, संसद वहां पर पास कर दिया, वो विधानमंडल को भेज देगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उसका परमिशन दे देंगे और तब जाके विधानमंडल को विचार के लिए भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है। बीच में ये प्रोसेस होगा। संसद ने पास कर दिया कि हाँ ये राज्य का पुनर्गठन होगा, राज्य बनेगा, उसके बाद उसको संबंधित जिससे हटना है उस विधानमंडल में भेजा जाता है कि आप अपना विचार इस पर दीजिए। और फिर जब यहाँ से विचार जाता है, फिर राष्ट्रपति जी का साइन होता है, उनकी सिफारिश हो जाती है कि हाँ राज्य बना दिया जाए। तो ये प्रक्रिया बीच में होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सिफारिश के पूर्व ही यह प्रक्रिया अपनाई जाती है राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच, सभी लोगों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अच्छा अगर लगता है या कोई ऐसा सुधार, और हम आप सब मिलकर तैयारी करते हैं। धन्यवाद।